नमस्कार, मैं नेहा सिंह। क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 जल संसाधन। हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जल की दुर्लभता हर जगह देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारा पानी दिख रहा है तो वो हमारे योग्य ही हो। इस चीज़ों से, इन अभावों से बचने के लिए सरकार ने हमारे लिए कौन से परियोजनाएं या योजनाएं बनाई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का दूसरा पार्ट बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं सरकार के द्वारा जिनसे जल के संसाधनों को, जल के रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके, जिससे हर क्षेत्र, हर जगह प्रॉपर लोगों के पास पीने का पानी पहुंच सके। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं कि प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, झील, तटबंध, नहरें, उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। मतलब ये आज से ही नहीं बल्कि बहुत पुराने टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि जल के लिए जो पुराने जहाँ पर हमें शिलालेख मिले हैं, बांध मिले हैं या जलाशय मिले हैं, वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने टाइम से ही लोग इन चीज़ों के लिए या जल के अभाव को रोकने के लिए समय समय पर अलग अलग तकनीकों का यूज़ किया करते थे। यहाँ पर आपको कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, जैसे ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इस सब जगह हमें सिंचाई के अलग अलग तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौस खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनवाया था। तो हम समझ सकते हैं कि जल के लिए जब समय समय पर लोगों ने अलग अलग तंत्रों का यूज़ किया जिससे कि जल के अभाव की कमी को पूरा किया जा सके। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 26.8 किलोमीटर के आसपास है और इसलिए इसे सबसे लंबा बांध होने के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, बांध क्या होते हैं? बांध या डैम हम किन्हें कहते हैं? ये हमें जल संरक्षण प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के बाद खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। मतलब अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो बांधों का मतलब क्या था कि एक्स्ट्रा पानी को, जो भी जब बारिश के टाइम पे जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो उनको होल्ड करके उनको रोक लिया जाता था और उनको बाद में समय समय पर खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था उसके पानी को। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे पहला है उद्देश्य विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है या विद्युत है, वो हमें डैम से ही प्राप्त होती है। घरेलू और औद्योगिक उद्योग भी इन उपयोग में भी हम इनका उपयोग करते हैं। जल की आपूर्ति की जाती है, बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। मनोरंजन, बहुत सारे लोग इसे घूमने देखने जाते हैं तो मनोरंजन के लिए भी यूज़ होता है। आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी बांध बहुत उपयोगी हैं। तो एक तरीके से ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको बता सकती है कि बांध के कौन कौन से उपयोग होते हैं। इनको भी आप एक नज़र देख लें। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब इतने सारे उद्देश्यों को ये पूरा कर रही है, इसलिए बांध को हम क्या कह सकते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा सकता है। जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है जिससे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम किए जाते हैं। अभी हम आगे मैप में देखेंगे कि भाखड़ा नागल जो डैम है ये पंजाब में है और ये सतलुज और ब्यास नदी पे
बनाया गया है, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई, इरिगेशन दोनों का काम किया जाता है। महानदी बेसिन, महानदी है उड़ीसा में, यहाँ पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। महानदी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। महानदी बांध का नाम है और हीराकुंड परियोजना है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बाधाओं को पार करते हुए विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया है। मतलब देखा जाता है कि एक डैम बनाने से हम अगर इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं तो इसका मतलब हम और तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिसोर्सेज, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमें चाहिए टूरिज्म, हर चीज़ उस एक डैम के बनने के बाद हमें मिलती है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने, ये MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, MCQ के लिए जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के मंदिर को किसे कहा गया है या किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी अच्छी होती है, इंडस्ट्रीज भी लगती हैं और नगर की अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है, विकसित होती है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है। ये बात तो सच है कि अगर हम बांध बनाएंगे तो नदी का जो अपना जो नेचुरल फ्लो है वो कहीं ना कहीं उसका जो फ्लो है वो कम या ज़्यादा करने की जो बांध की वजह से वो अवरुद्ध होता है, रुकता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम होता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाता है। नदी चट्टानी हो जाती है और जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों नदियों स्थानांतरण अवरुद्ध होता है। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो बांध बनने का एक बड़ा नुकसान जलीय जीवों को होता है, क्योंकि जब हम उसके पानी के बहाव को रोकते हैं तो उसके साथ आई हुई जो भी मिट्टी है या कंकड़ है वो सब एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से जलीय जीवों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सारे ऐसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसमें बड़े बांध पर्यावरणीय आंदोलनों से भी उनको गुजरना पड़ा। टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए। परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों ने किया। ये जो नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी का नाम है, टिहरी जो कि उत्तराखंड में एक बांध का नाम है, इन बांधों का जो विरोध है वो वहाँ के स्थानीय समुदायों, स्थानीय लोगों ने किया। इसका कारण क्या था? वृहद स्तर पर विस्थापन मतलब जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ के आसपास के बहुत बड़े एरिया में डैम बनता है, तो आसपास के एरिया को खाली करवाना, उनकी ज़मीनें सरकार ले लेती है क्योंकि उनको वहाँ डैम बनाना है, तो ऐसे विस्थापन करना पड़ता है वहाँ के लोगों को, जिसकी वजह से स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं। ज़मीन, आजीविका, संसाधन में के प्रति लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। मतलब हमारे लिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, टूरिज़्म मिल रहा है, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनकी खेत, जिनकी ज़मीनें या जिनके जो रोज़गार हैं वो उस डैम बनने की वजह से वहाँ से उनको हटना पड़ता है। अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों, नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए, वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। मतलब अगर हम देखें तो बड़े बड़े बांधों का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा लाभ है वो इंडस्ट्रीज़ को या शहरों को मिल रहा है। सिंचाई के कई क्षेत्रों के
फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, किसान जल गहन वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों गरीब भूमिहीनों सामाजिक दूरी और बढ़ा दी है। मतलब जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ज़मीनें भी छीन ली जाती हैं या सरकार द्वारा कुछ मुआवजा देकर उनसे ले ली जाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर देता है। गुजरात में साबरमती जो नदी है उसके बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल पूर्ति देने पर परेशान किसानों ने उपद्रव कर दिया था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम बात में होते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि गुजरात में साबरमती जो नदी है उस पर जब डैम बनाया जा रहा था या बहुउद्देशीय परियोजना का काम हो रहा था तो ज़्यादातर विद्युत या ज़्यादातर पानी जो है वो शहरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के एरिया के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ये आपको 2 केस स्टडी भी इस चैप्टर में इस पेज में दी गई हैं। एक दिया गया है सरदार सरोवर बांध से रिलेटेड और दूसरी दी गई है आपको कृष्णा गोदावरी से रिलेटेड, कि इन्होंने बताया कि कैसे जो है कृष्णा और गोदावरी विवाद था जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों की वजह से में आपस में जल की आपूर्ति के लिए किया गया था। तो इन दोनों केस स्टडीज़ को भी आप देख लें और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके साथ ही अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैप के बारे में, मुख्य नदियाँ एवं बांध। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईज़िली ये चैप्टर समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।